हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमने एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू करी थी। आज उसी सीरीज के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10th है ये। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं आज। तो इसके अंदर जो नेशनलिज्म बताया गया है, यूरोप के अंदर कैसे आया, क्या हुआ, ये सारी बातें कही गई है। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, आप एक तरीके से हिंदी में समझ सकते हैं, राष्ट्रवाद। यानी कि आप देखिए तो पहले यूरोप के अंदर हर जगह छोटे छोटे किंगडम टाइप से हुआ करते थे, कोई एक नेशन स्टेट नहीं था। बाद में ये जो फीलिंग आई कि हाँ, हम इन सब किंगडम्स को मिला के एक नेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो इन सबको मिला के एक नेशन क्रिएट किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो ये सभी इस चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है कि यूरोप के अंदर इस राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुए, वो हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आपका जो दे रखा है फर्स्ट चैप्टर में, सबसे पहले आपकी ये पेंटिंग दे रखी है एक, जिसके अंदर ये क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट हैं, यहाँ पे एंजल्स वगैरह हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के आपके जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग इसको क्रॉस कर गए हैं और कुछ लोग इसके पास आ रहे हैं। यानी कि ये बता रहा है कि इसको ये होमेज देते हुए जा रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से जो निकल चुके हैं वो एक नेशन बन गए हैं। जो इसके पास हैं वो ने ये वाले लोग जो हैं वो नेशन क्रिएट करने की कर रहे हैं। अभी फाइनल, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि फाइनल स्टेज पे हैं कि ये भी लगभग नेशन क्रिएट कर लेंगे। पर ये जो लोग हैं जो दूर दूर हैं, ये नेशन बनाने के लिए अभी जा रहे हैं। अभी इनको बहुत टाइम लग सकता है, कुछ टाइम बाद हो सकता है कि ये भी यहाँ से क्रॉस, क्योंकि क्रॉस करेंगे किसी न किसी टाइम पे, तो ये भी एक नेशन क्रिएट हो जाएंगे। तो ये पेंटिंग है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए ये पेंटिंग किसकी है। तो शुरू करते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सोर्यू, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। तो 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने, फ्रेडरिक सोर्यू जिनका नाम था, इन्होंने एक 4 पेंटिंग की, 4 प्रिंट्स की एक पेंटिंग बनाई। यानी कि इसकी ये वॉल्यूम 1 हो सकती है। ठीक है, जैसे आप देखते हो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। ठीक है, इस तरीके से ये जो है चीज़ें बनाई गई है, 4 पेंटिंग बनाई गई है। वॉल्यूम 4 यानी कि आप जो बुक देखते हो 4 पार्ट में आपकी बुक्स होती है, तो ये वॉल्यूम 4 आप इसको मान सकते हो। और उसका नाम इन्होंने क्या रखा है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि उसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो ये इस पेंटिंग, 4 सीरीज की पेंटिंग जो है उसका नाम है। ये इसने चारों ने बोला है, किसने बोला है, फ्रेडरिक सोर्यू ने। तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेडरिक सोर्यू ने ये पेंटिंग कब बनाई, 1848 में। किसने बनाई, फ्रेडरिक सोर्यू ने। और इस पेंटिंग का नाम क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रिंट ऑन द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। और ये जो पहला प्रिंट है, इसमें आपको यूरोप और अमेरिका के लोग बाग दिखाए गए हैं, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। और इसके अंदर सभी मैन और वुमेन हैं, सभी क्लासेस के लोग जो हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। और ये एक लॉन्ग ट्रेन में, देखो यहाँ से आपको एक ट्रेन की तरह दिख रही है, लंबी से लंबी सी ट्रेन दिख रही है इसी तरीके से। और होमेज, होमेज क्या होता है, श्रद्धांजलि होता है, कि जैसे आप किसी को श्रद्धांजलि देते हैं ना, वो होमेज है। तो होमेज देते हुए जाने किसको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जैसे ही वो इसके पास से निकलते हैं। एल एज यू वुड रिकॉल्ड आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। और जो आपको पता ही है कि जब आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ी थी तो उसमें लिबर्टी को कैसे पर्सोनिफाइड किया था, कैसा पर्सन माना था, एज ए फीमेल फिगर माना था। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन इन द अदर। जैसा कि आपको पता है कि इसके एक हाथ में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में एनलाइटनमेंट टॉर्च है, जो एक हाथ में वो ले रही है। यानी कि वो बता रही है कि आप ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, ज्ञान फैलाएं, ज्ञान की बातें करें, एनलाइटनमेंट की बात कर रहा है। एंड द दूसरे हाथ में जो नीचे हाथ है उसका, उसमें आप देखते हैं तो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ द मैन, एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप से बनाया हुआ है, जो कि चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन के नाम से जाना जाता है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट
ट्यूशन। और जो अर्थ के ऊपर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, देखिए यहाँ पे ये जो आपको ये चीज़ जो दिखाई दे रही है, ठीक है, आप यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ जो है, ये सारी जो है ये एब्सोल्यूट जो थी इंस्टीट्यूशन, उसके रिमेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पहले जो है ये मोनार्की की, एक तरीके से आप देख लो यहाँ पे ये मोनार्की जो है, ठीक है, मोनार्की को दिखाया गया है यहाँ पे कि मोनार्की अब ख़त्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी टाइप से आ चुके हैं, लोग बाग अपने राइट्स के लिए जागरूक अवेयर हो चुके हैं। इस तरीके से ये सारी बातें इस सीरीज़ के अंदर यहाँ पे की गई है। एब्सोल्यूटिस्ट होता है जो जिसके अंदर कोई भी पावर, ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर ज़्यादा पावर होती है, यानी उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, पावरफुल पावर वो यूज़ करता है, वो एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं। इन सोरियोज उटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। और इस ये जो था सोरियो का उटोपियन विजन था, उटोपियन विजन को आप एक तरीके से कह सकते हो, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया में कह सकते हैं जो राम राज्य की हम बात करते हैं, ठीक है, जो हम राम राज्य की बात करते हैं वो क्या है, वो यही है कि हाँ एक तरीके से पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ सही हो। तो ये यूटोपियन विजन होता है कि जिसके अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, कोई भी गलत चीज़ वहाँ पे ना हो। तो द पीपल, इसने कहा कि ये जो मेरा यूटोपियन विजन है उसके अंदर जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं वो एक डिस्टिंक्ट नेशन के लोग हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है, उनके फ्लैग और वहाँ की जो नेशनल कॉस्ट्यूम है उसके द्वारा पहचाना जा सकता है। लीडिंग इनटू प्रोसेशन वे पार्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। तो लीडिंग इस प्रोसेशन को, ये जो लॉन्ग ट्रेन आपको दिख रही है, ये जो लॉन्ग ट्रेन आपको दिख रही है, इस ट्रेन को यहाँ पे आप देखें तो ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग जो हैं वो इसको होमेज देते हुए निकल गए हैं। यानी कि ये एक तरीके से क्या बन गए हैं, नेशन स्टेट बन गए हैं, यानी कि ये एक पूरे तरीके से नेशन क्रिएट हो चुका है। आगे देखिए तो फ्रांस, फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, फ्रांस को जो है वो उसके रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर के द्वारा जाना जा सकता है। हैज जस्ट रीच द स्टैचू, ये जस्ट अभी स्टैचू के पास पहुंचे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टैचू के पास हमें दिख रहे हैं, ये वाले जो लोग हैं ये फ्रांस के लोग, सॉरी, ये फ्रांस के लोग दिख रहे हैं, ट्राई कलर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और वो किसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे जो है जर्मनी है जो ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग लेके खड़ा है। इंटरेस्टिंगली एट द सेम टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज एन यूनाइटेड नेशन। ये देखिए कि जब इस सोरियो ने ये पिक्चर बनाई, पेंटिंग बनाई, उस टाइम पे जर्मन पीपल एज ए यूनाइटेड नेशन क्रिएट नहीं हुए थे, यानी कि उन्होंने अपना एक जर्मनी वाला जो पार्ट है वो नहीं, जर्मन एज ए नेशन नहीं बनाया था, वो अभी भी किंगडम्स में बंटे हुए थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये जो फ्लैग वो कैरी कर रहे हैं, इस पेंटिंग में जो फ्लैग दिखाया गया है वो लिबरल होप्स, आशावादी दिखाया गया है कि हम 1848 के अंदर कि हम कहीं ना कहीं जर्मन स्पीकिंग जो स्टेट्स होंगे उनको एक साथ करके एक नेशन स्टेट बना देंगे जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में होगा। यानी कि वहाँ पे हमारी डेमोक्रेसी होगी और कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग वो रूल करेंगे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम्स ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। और इनके पीछे कौन कौन लोग दिख रहे हैं जर्मन पीपल के पीछे, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के जो लोग हैं वो भी एज ए नेशन स्टेट क्रिएट करके आ रहे हैं। फ्रॉम द हेवंस अबो क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल गेज अपॉन द सीन। तो ऊपर से जो देखिए जो क्राइस्ट के आसपास एंजल्स वगैरह दिख रहे हैं, संत वगैरह दिख रहे हैं, वो आशीर्वाद ब्लेसिंग टाइप से दे रहे हैं इस सीन को कि भी हाँ चलो आपने एक नेशन क्रिएट कर लिया है, बहुत बढ़िया बात आपने की है। दे हैव बीन यूज्ड द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो यूज़ किया गया है एंजल्स वगैरह का, ये क्यों किया गया है, ताकि वो जो आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सोरियो जो है वो चाहता है कि जो अलग अलग नेशंस क्रिएट हुए हैं उनके बीच में भाईचारा बना रहे। फ्रेटर्निटी होती है भाईचारा,
ठीक है, तो एक मिनट में लिख देता हूँ। फ्रेटर्निटी होती है भाईचारा, ठीक है, फ्रेटर्निटी होती है भाईचारा। आगे देखिए, तो दिस चैप्टर डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय फ्रेडरिक थोरियू इन फिगर 1। और अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इश्यूज आए नेशन स्टेट क्रिएट करने में, नेशंस को, जो फ्रेडरिक थोरियू इसमें बताना चाह रहा है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज ए फोर्स which brought about sweeping changes in the political and mental world of यूरोप। तो 19th सेंचुरी के अंदर नेशनलिज्म एक फोर्स की तरह यूज हुआ, एक फोर्स की तरह आया, जो कि स्वीपिंग को बहुत सारे चेंजेस पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड यूरोप का जो था पॉलिटिकल सिस्टम सिनेरियो जो था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आया। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। और इसका जो एंड रिजल्ट था इन चेंजेस का वो क्या था कि एक नेशन स्टेट बनाए गए, ठीक है, एक नेशन स्टेट क्रिएट किए गए। कहाँ पे, जहाँ पे मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप था कि वहाँ पे अलग अलग नेशन थे, अलग अलग डायनेस्टीज के एम्पायर थे यूरोप के अंदर, वहाँ पे उनकी जगह एक नेशन स्टेट क्रिएट हुआ। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। अब ये जो मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट है, जो आज के टाइप के मॉडर्न स्टेट है या प्रैक्टिसेस हैं, ये सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज करते हैं, सॉवरेन कंट्रोल होता है क्लियरली एक पर्टिकुलर डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर। तो ये सारा जो है, यानी कि आप समझ लो कि पहले जो नेशन स्टेट बने थे वो आज की तरह मॉडर्न स्टेट की तरह नहीं थे। आज जैसे मॉडर्न स्टेट है जो पावर सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज करते हैं, सॉवरेन कंट्रोल होता है, अपने डिसीजंस वो खुद लेते हैं, ठीक है, एक टेरिटरी के ऊपर। तो वो जो है ये धीरे धीरे बहुत काफ़ी टाइम के बाद जाके ये बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बट ए नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ डिसेंडेंट। और जो नेशन स्टेट था, पहले के जो नेशन स्टेट थे जो बने थे वो कैसा बना था कि मेजोरिटी जो है इसके सिटीजन्स की नहीं थी, सिर्फ रूलर्स की ही नहीं थी, मेजोरिटी ऑफ इसके सिटीजन्स की थी। यानी कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जो कह रहा है कि सिटीजन्स को भी पार्ट मिलना चाहिए, एकदम से डेमोक्रेसी आ रही है। कि अब ये जो सेंस है कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंडेंट का, ये धीरे धीरे लोगों में आता है। एकदम से कोई भी चीज़ आप देखें, आप अपनी लाइफ में भी कोई भी चेंज चाहते हैं तो एकदम से कोई चेंज नहीं आता है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो आपको उस चेंज के लिए तैयार करती है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, यानी कि ये जो कॉमननेस थी ये पहले नहीं थी। इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। और ये कैसे बनाई गई है, फोर्स जोड़ता है बनाना, तो स्ट्रगल्स, एक्शन, लीडर्स के जो एक्शन थे या कॉमन पीपल के जो एक्शन थे कि लोग बाग चाहते थे कि हम ऐसा कुछ क्रिएट करें, तो वहाँ से ये बन के सामने आई है। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। और ये जो चैप्टर है ये आपको डील करता है कि कैसे नेशन स्टेट है या नेशनलिज्म है वो 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर आया है। तो ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलती है, तो जिसके कारण हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब जो है वो चीज़ें शुरू होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो सबसे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसी ने एक तरीके से माना जाता है कि नेशंस का आइडिया लोगों के अंदर डाला था। तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई, 1789 में। और या फिर जो हमें सबसे पहले नेशनलिज्म का आइडिया मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, तो वो होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च। जो आप फ्रांस, आपको पता है कि एक टेरिटोरियल स्टेट था जो एक एब्सोल्यूट मोनार्च के अंदर में था। तो मोनार्क क्या होता है, राजशाही, यानी कि वो राजा एक तरीके से किसी की बात नहीं सुन रहा था, ठीक है, राजा अपने राजा के मन में जो आए वो काम वो कर रहा था। तो इस तरीके से ये एब्सोल्यूट मोनार्च की होती है। तो ये एक फ्रांस जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्च के अंडर में था। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन।
अब जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण यहाँ पे जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई, उसने क्या किया कि जो सॉवरेनिटी थी मोनार्की की वो कहाँ दे दी, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स को, एक असेंबली को दे दी गई। जैसे कि आपको पता है कि इनकी जो आपने देखा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक इन्होंने नेशनल असेंबली क्रिएट की थी, ठीक है। तो उसी की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो नेशनल असेंबली की ये बात कर रहा है कि बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स जो है वो एक नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट जो है उसकी बात वो करता है। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डेस्टिनी। और ये जो रिवोल्यूशन है ये प्रोक्लेम करता है, ये बताता है कि ये जो लोग हैं यही कॉन्स्टिट्यूशन या नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करते हैं, और उसकी डेस्टिनी को कौन क्रिएट करता है, वहाँ के लोग बाग। यानी कि अगर इंडिया की डेस्टिनी को अगर हमें अच्छा करना है तो यहाँ के लोग बागों को अच्छा होना पड़ेगा। इसी तरीके से ये फ्रेंच वाली बात कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो ही एक नेशन क्रिएट करते हैं, उसकी डेस्टिनी को वही बनाते हैं, वो अपने देश को कैसे देखना चाहते हैं, ये सारी बातें उसने कही गई है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ मिलती है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर देखने को मिलती है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। और जब स्टार्टिंग में ये रिवोल्यूशन वगैरह शुरू हो रहा था तो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने बहुत सारे कुछ इवेंट्स या मेजर कुछ पॉलिसीज ऐसे लेके आए थे या प्रैक्टिसेस ऐसी क्रिएट करी जो कि लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस पैदा कर सके। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस पैदा करने का मतलब है कि हम एक हैं, ये सारी बातें वो बता सके। यानी कि फ्रांस के अंदर पहले अलग अलग किंगडम्स थे, तो वो अपने किंगडम के प्रति किंगडम के लिए लॉयल थे। अब वो कहते हैं कि नहीं, फ्रांस, जैसे कि हम बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, तो इसी तरीके से वो चाह रहे थे कि कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हो, कि हाँ ये जो है क्या हो कि हम फ्रेंच कंसिडर किए जाएं, ना कि अलग अलग स्टेट से या अलग अलग किंगडम्स के लोगों के द्वारा जो शुरू होता है वो क्रिएट किया जाए। तो ये एक आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाउ डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस हाउ डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है, तो सबसे पहला पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट, एक एक लाइन एक एक पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। तो द आइडियाज ऑफ ला पेट्रे द फादरलैंड एंड द ले सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका पहला पॉइंट हो गया है। तो द आइडियाज ऑफ ला पेट्रे, यानी कि उन्होंने फ्रांस को क्या मान लिया, एक तरीके से कहा कि पहले स्टार्टिंग में फादरलैंड कंसिडर किया, ठीक है, कि जैसे हम भारत को माता मानते हैं कि भारत हमारी माता है, तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि फादर है हमारा फ्रांस जो है वो एक फादरलैंड की तरह क्रिएट किया गया। और लॉय सिटीजन यानी कि सिटीजन्स जो हैं वो इसके मेन आधार हैं, मेन बेस जो है वो यहाँ के सिटीजन्स हैं। एम्फेसिस द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी, एक यूनाइटेड कम्युनिटी क्रिएट की गई जो कि इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे। किसके अंडर में, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, उसके अंडर में एक इक्वल राइट्स को क्रिएट किया जाएगा। द ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, ये सेकंड पॉइंट है आपका, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। और जो पहले राजा का जो भी फ्लैग वगैरह था उसकी जगह पे एक ट्राई कलर, तिरंगे टाइप से 3 रंगों का एक ट्राई कलर चूज किया गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है, द स्टेट जनरल्स वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। और जो स्टेट जनरल्स है वो इलेक्ट की गई एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, ठीक है, और उसका नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू हाइम्स वर कंपोल्ड, ओथ टेकन एंड मार्टरेज कमोमोरेटेड। नए हाइम्स, नए सॉन्ग्स वगैरह, हाइम्स को आप एक तरीके से सुन सकते हो सॉन्ग्स, ठीक है, नए सॉन्ग्स वगैरह क्रिएट किए गए। ओथ, नई नई शपथ जो आप कसम वगैरह खाते हैं कि भी हाँ हम करेंगे, प्लेज वगैरह जो होती है वो ली गई। और जो मार्टर्स से जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि वगैरह दी गई। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और ये सब काम किसके चक्कर में किया गया कि हम एक नेशन है, हम एक फ्रांस हैं, हम एक ही लोग हैं, इसी तरीके से ये क्रिएट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखा गया कि हाँ पूरा जो है वो सब एक नेशनल असेंबली टाइप से, जैसे कि ये अलग अलग किंगडम है, इन सब का ये अलग अलग किंगडम्स हैं, इन सबको मिला के एक फ्रांस बना दिया गया। ये आपका फ्रांस, ठीक है।
ये आपका फ्रांस बना दिया गया। तो इसके अंदर ये सारी यहाँ पे एक मेन जैसा है सेंट्रलाइज पावर है, ये सारे डिसीजंस वगैरह लेगा और सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉस क्रिएट किए गए हैं, एक जैसे लॉ या कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सबके लिए कानून समान है, ये सारी बातें इसके अंदर की गई। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट वर अडॉप्टेड। ठीक है, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी, यानी कि देखिए यहाँ पे ये पूरा फ्रांस है, एक मिनट, यहाँ पे ये पूरा फ्रांस है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रांस नहीं, देखें, अगर ये स्टेट ए है और ये बी है, ठीक है, ये इंटरनल है, ये पूरा फ्रांस आप कंसिडर कर सकते हो। इसी तरीके से फ्रांस के अंदर छोटे छोटे अलग अलग से सी डी ई, ठीक है, इस तरीके से मान लो फ्रांस के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं। तो अगर किसी ट्रेडर को ए से जाना है बी के अंदर, ठीक है, ए से बी ट्रेड करने के लिए जाना है, तो उसको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से उसको किसी ट्रेडर को बी से सी में जाना है, तो यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा और यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी कि आप एक नेशन के अंदर होते हुए भी आपको अलग अलग अपने ही स्टेट में घूमने के लिए टैक्स देना, ट्रेड करने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये जो है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज, ये अब सॉरी, ये अब हटा दिए गए कि भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, सारा है, आप इंटरनल आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वाज अडॉप्टेड। तो इसी तरीके से जो वेट और मेजरमेंट था कि सारी जगह पे अलग अलग था, ये ए और बी है, यहाँ पे अगर 1 kg है तो 1 kg, और यहाँ पे फिर वो हो सकता है कि 1200 ग्राम हो जाए, ठीक है, या फिर 700 ग्राम ही यहाँ पे रह जाए। इस तरीके से ये सारी बातें की गई। तो इनको सबको हटा दिया गया, अलग अलग मेजरमेंट थे कि 1 kg यहाँ पे आ रहा है, पर यहाँ पे जा रहा है तो उसको 1200 मिल रहा है, और ये सी स्टेट है तो यहाँ पे जा रहा है तो उसको 700 ग्राम ही मिल रहा है। तो इन सबको हटा के एक ही कर दिया गया कि हाँ, यहाँ पे अगर 1 kg है तो ये अब सारी जगह 1 kg ही रहेगा। ठीक है, रीजनल, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो रीजनल डायलेक्ट जो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस थी उनको डिस्करेज किया गया, उनको ख़त्म किया गया कि आप ये यूज़ नहीं करेंगे। और जो पेरिस के अंदर फ्रेंच बोली और लिखी जाती थी वो अब पूरे फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज कंसिडर की गई है। तो ये सारे काम जो है ये आप क्या कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं कि हम सारे लोग क्या हैं, फ्रांस के निवासी हैं या हम फ्रेंच हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपका बोर्ड में आ सकता है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखें, द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स टू यूरोप टू बिकम नेशन। तो रिवोल्यूशनरीज ने आगे क्या डिक्लेयर किया कि ये फ्रांस का मिशन है या फ्रांस की किस्मत है कि फ्रांस नेशन जो है वो लोगों को लिबरेट करे, अच्छे तरीके से इकट्ठा करके, और यूरोप के अलग अलग जो लोग हैं वहाँ से डेस्पोटिज्म को हटाए। डेस्पोटिज्म आप एक तरीके से समझ सकते हो मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ पे भी यूरोप के अंदर जो मोनार्की है उन सबको हटाया। एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता पर ये रिप्रेजेंट करता है मोनार्की सिस्टम को। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप, ताकि जो अदर पीपल्स हैं यूरोप के वो क्या बन जाए, नेशन बन जाए। व्हेन द न्यूज़, नेक्स्ट देखिए, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बीइंग सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। और जब ये फ्रांस की न्यूज़ या इस इवेंट की फ्रांस रिवोल्यूशन हो गई है और सारा कुछ हो गया है, यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंची, तो स्टूडेंट्स और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तो जैकोबिन क्लब्स आप एक तरीके से समझ सकते हो कि रिवोल्यूशनरी, ठीक है, रिवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, ठीक है, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज में जैकोबिन क्लब्स बोला जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जैकोबिन क्लब्स हम यहाँ पे सेटअप होते हुए
देखते हैं। देयर एक्टिविटी एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच मोर इटली इन द 1719। तो जिनकी एक्टिविटीज और जो कैंपेन्स हैं, ये जो भी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, तो इसने क्या किया कि जो फ्रेंच आर्मी जा रही थी यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के अंदर, ठीक है, जैसे कि हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली, कुछ पार्ट इटली का हो गया, तो यहाँ पे उनके लिए रास्ता बनाया गया कि लोग बाग इनका वेलकम वगैरह कर रहे हैं। Within the outbreak of the Revolutionary War, the French army began to carry the idea of nationalism abroad। और जैसे ही इन्होंने ये रिवोल्यूशनरी वार वगैरह अलग अलग कंट्रीज में करनी शुरू किए, तो फ्रेंच आर्मी ने जो आइडिया है नेशनलिज्म का, वो बाहर लेके जाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आपका एक मैप दिखा रखा है ऑटोमन एम्पायर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। विद इन द वाइड स्वाथ ऑफ टेरिटरी that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France। और जैसे जैसे उसकी टेरिटरी बढ़ती जा रही थी, नेपोलियन आ चुका था इस टाइम पे, और नेपोलियन ही ये सारा काम कर रहा था। तो जैसे जैसे इसकी टेरिटरी बढ़ती जा रही थी, इसका अधिकार अलग अलग देशों पे होता जा रहा था, तो उसने कई सारे, जहाँ पे भी उसका अधिकार था वहाँ पे कई सारे रिफॉर्म्स वगैरह क्रिएट किए, रिफॉर्म्स वगैरह किए, जो कि वो फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर चुका था। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। ठीक है, अब ये एक तरीके से मोनार्क बन गया था। नेपोलियन जो है वो खुद राजा बन गया था। इसने जो डेमोक्रेसी है फ्रांस में वो ख़त्म कर दी थी। सबसे पहले जब नेपोलियन आया था तो मोनार्की थी। मोनार्की को हटा के राजा जो था, किंग जो था, किंग को हटा के नेपोलियन कहता है कि अब मैं हूँ, ठीक है। नेपोलियन आ जाता है, नेपोलियन कहता है कि अब जो है सारा काम मैं करूँगा, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से बनाऊँगा, ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग चलूँगा, सारा कुछ कर लेता है। पर टाइम ऐसा होता है कि ये उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है और ख़ुद एक तरीके से डेमोक्रेसी को ही, खुद ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं पॉसिबल हो सकती। ऐसे कुछ बातें कह के ये सारा क्या है, खुद डेमोक्रेसी को ख़त्म करता है। पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर, जहाँ पे इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे कुछ रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेके आता है, ताकि कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, एक रेशनल बन जाए, एफिशिएंटली तरीके से काम कर सके। सिस्टम को ये बहुत बढ़िया तरीके से चेंज करता है। द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज। तो ये जो है क्या काम करता है, तो ये है सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर इसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है भाई, ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड। ये भी कह सकते हैं कि व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 या व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द नेपोलियनिक कोड। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कुछ किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो अब इस नेपोलियनिक कोड में क्या था, तो पहले सबसे पहले आपने ये लिखाना है कि ऑल प्रिविलेजेस, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसने क्या किया कि जितनी भी प्रिविलेजेस सुविधाएं होती है जो बाय बर्थ उन नोबल्स वगैरह को, क्लर्जी वगैरह को मिलती थी, वो ख़त्म कर दी, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि आप कानून के सामने सभी समान हैं, ये सारी बातें उसने की। और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, अब यानी कि ये है कि मिडिल क्लास के पास अगर पैसा है और वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है तो वो अब प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पहले राजाओं ने क्या किया था कि नहीं, मिडिल क्लास के पास पैसा होने के बावजूद भी वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। तो ये सारी बातें इसने करी। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और ये जो कोड है ये पूरे जो भी फ्रेंच कंट्रोल के अंदर में आया था, नेपोलियन के अंदर जो कंट्रोल के अंदर जो भी है स्टेट्स या जो भी कंट्री जिसने एक्वायर की थी, वहाँ पे लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडन एंड मैनोरियल ड्यूज। तो ये जो है डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, यहाँ पे नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंपल कर दिया। पहले बहुत खतरनाक था, यानी कि आप मान सकते हो कि
फाइलों का काम बहुत ज़्यादा होता था, कागज लाओ, पूरे लाओ, ये करो वो करो, इस तरीके से अब उसने सिंप्लीफाई कर दिया। फ्यूडल सिस्टम जो मंत्री वगैरह का राज था, वो सारा सिस्टम इसने ख़त्म कर दिया। और फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। तो सर्वडम क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। सर्वडम, तो सर्वडम आप एक तरीके से समझ सकते हो बेगार, हिंदी में कहें तो बेगार, यानी कि लोग पीजेंट्स जो हैं वो फ्यूडल के या राजा के या नोबल्स के खेतों में या फैक्ट्री, अगर उनकी कोई फैक्ट्रीज वगैरह है तो वहाँ पे काम कर रही है और उनको बिना तनख्वाह के, ठीक है, बिना तनख्वाह के काम करवाया जा रहा है। इसका मतलब होता है बिना वेतन के काम करना, ठीक है। तो वहाँ पे बिना वेतन के काम करना, उनको कोई वेतन वगैरह, कोई सैलरी वगैरह प्रोड्यूस नहीं दी जा रही, यानी कि सैलरी वगैरह उनको नहीं दी जा रही। और दूसरा है इसमें है मेनोरियल ड्यूज। तो मेनोरियल ड्यूज क्या होता है कि लोन, जैसे आपने सुना होगा आजकल जैसे सरकारें जो है किसानों का कर्जा माफ़ कर देती है, पुराना जो लोन है वो ख़त्म कर देती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यही सिस्टम है, ये मेनोरियल ड्यूज कंसिडर होते हैं, ठीक है। जो पुराना कर्जा है, किसान जिसको नहीं चुका पा रहे हैं, वो मेनोरियल ड्यूज है, उसको भी इसने ख़त्म कर दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या है, तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस है कि आप यूनियन क्रिएट कर सकते हो। गिल्ड होता है यूनियन, ग्रुप, ठीक है। तो ट्रेडर्स वगैरह क्या चाह रहे थे कि भी हम हमारी कम्युनिटी, जैसे कि कोई राशन की दुकान वाले हैं सारे, वो मिलके एक यूनियन बना रहे हैं या एक ग्रुप बना रहे हैं, वो गिल्ड है। उसके ऊपर पहले रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, बैन था कि आप ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर अब वो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नेपोलियन हटा लेता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी नेपोलियन बहुत अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है। पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम, ठीक है। और जितने भी ये लोग थे, इनको ये जो नई नई फ्रीडम मिली है, ये वो एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलरली बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स हैड ए कॉमन national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। तो ये सब क्या है कि ये जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, ये क्या कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म लॉज बढ़िया हो गए हैं, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर हो गया है, कॉमन नेशनल करेंसी, एक दो नेशनल करेंसी इन्होंने क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो इससे क्या मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स का और कैपिटल का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बहुत आसान हो गया है। तो ये सारी बातें थी। पहले क्या था कि अगर ये कोई मान लो कि स्टेट ए है और ये स्टेट बी है, तो यहाँ पे अगर करेंसी मान लो कुछ एक्स करेंसी चलती है, तो यहाँ पे वो करेंसी वाई है। अब क्या है, इस एक्स का ट्रेडर जो है वो बी में जाके ट्रेड कर रहा है, तो इसको पहले एक्स की करेंसी जो है वो वाई में चेंज करनी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा, फिर उसका जो ट्रेडिंग है वो सिस्टम चलेगा। तो ये सारी जो है नेपोलियन ने ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये हटा दिया और पूरे फ्रांस के अंदर एक ही, जैसे कि एक्स करेंसी जो है, इसको ऑथोराइज कर दिया कि हाँ अब सारे फ्रांस वाले जो हैं वो सारे सारे या फ्रेंच कंट्रोल के अंदर जो भी आ रहे हैं वो सारे के सारे एक्स करेंसी को यूज करेंगे। तो इसके चक्कर में गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि उसने अच्छा कर दिया, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है और मूवमेंट जो है गुड्स का वो बहुत बढ़िया हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, however in the areas conquered the reaction of the local population to the French rule were mixed। अब जहाँ पे एरिया कॉन्कर किया गया था वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन का इस फ्रेंच रूल के जो अगेंस्ट में जो रिएक्शन था वो मिक्स रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। कैसे, तो इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन, मिलान, वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज द हार्बिंजर ऑफ द लिबर्टी। और स्टार्टिंग के अंदर कई जगहों पे जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड है या सर्टेन सिटीज है, ब्रुसेल्स, मेन, मिलान, वॉर्सो, यहाँ पे जो फ्रेंच आर्मी है इसको वेलकम किया गया क्योंकि ये सोच रहे थे कि ये क्या करेंगे, लिबर्टी लेके आएंगे, फ्रीडम लेके आएंगे, फ्रीडम के जो अगर मसीहा हैं उस टाइप से इनको माना गया था। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न हॉस्टिलिटी एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। पर ये जो स्टार्टिंग का एंथुजियाज्म था, जो खुशी थी, वो जल्दी ही एक दुख घबराहट में बदल गई। क्योंकि ये साफ स्पष्ट हो गया था कि ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट इन्होंने किए हैं ये पॉलिटिकल फ्रीडम के बिना नहीं
चल सकते। जैसे कि अब उसने क्या किया कि जो फ्रांस को है, फ्रांस को छोड़ दीजिए, और उसने जो अंडर कंट्रोल में लिए थे, जो एनेक्ट किए थे, जो जीते थे एरिया नेपोलियन ने, वहाँ पे ये सारे काम किए। जैसे कि इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू द कंट्रोल ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ऑल सेम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जैसे कि उसने पहले टैक्स बढ़ा दिया, फिर क्या किया, सेंसरशिप कर दी कि आप नेपोलियन के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हो। फिर फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन है कि भी हाँ, जो यंग लड़के हैं, ठीक है, यंग मैन, यंग बॉयज जो हैं, उनको ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट किया गया ताकि वो बाकी के यूरोप को जीत सके। अब कोई ज़रूरी नहीं कि किसी बच्चे की या किसी आदमी की आर्मी में जाने की इच्छा हो, ठीक है, पर उसको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि नहीं, आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और जो यूरोप के बाकी के कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ वहाँ आपको ये सब जीतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बात कर रही है आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। और ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, ये इसका जो भी एंथुजिज्म था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।